एवरीवन। ज़ेनौरा में आपका वेलकम है। जैसे कि आपको पता है आपका जो साइकोलॉजी का पेपर है वो मार्च में है। सबसे पहला पेपर साइकोलॉजी का ही है आपका। नाउ मैं एक सीरीज लेके आने वाली हूँ जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे जो है आपका वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हम आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके केस स्टडीज के फॉर्म में आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और जो आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ऐसी कौन सी अप्रोच है जो कंसिडर करती है एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज को? तो आपको भी पता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में तो हम करते नहीं है ये चीज, है ना। साइकोलॉजिकल जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, क्योंकि ये जो अप्रोचेस की बात है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और साइकोमेट्रिक अप्रोचेस की बात कर रहा है जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरीज को डालते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा? साइकोमेट्रिक, क्योंकि इसमें इन्होंने अप्रोचेस पूछा है हमसे, है ना। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, if a person has the skill of understanding the motives, feelings and behavior of other people, he and she is used to have information from a person. So now अब आप देखोगे इसमें इंटरपर्सनल बोला है, लिंग्विस्टिक बोला है, तो इसमें कहीं पे भी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है ना। तो लैंग्वेज तो कैसे भी नहीं होगा। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है? जहां पे हम सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर्स और सोसाइटी में इंटरेक्शंस की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्किल बोल रहा है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स कह रहा है, तो या तो आंसर इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल होगा। अब क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन हैज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। तो ये आपका जो अदर पीपल है ये आपका कीवर्ड हो गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अदर पीपल बोला, अगर उसने खुद का बोला तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता, लेकिन उसने बोला अदर पीपल, तो ये इससे हमें क्या पता चला कि द आंसर इज इंटरपर्सनल। ओके, सो आपको एलिमिनेट करना है, पहले आपको करेक्ट आंसर पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है स्टेटमेंट रीडिंग करने के बाद कि जो बाकी ऑप्शंस नहीं है वो क्यों नहीं है। तब आप ऑटोमेटिकली करेक्ट पे आ जाएंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज अ मेथड in which a persons provide factual information। कौन सी? factual information about herself or himself। so ऑब्जर्वेशन में तो हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू में हम 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो ये तीनों तो कट हो गए, तो क्या बचा? सेल्फ रिपोर्ट, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हम क्या करते हैं? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज मोस्टली रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स। तो सिचुएशनल जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वो क्या देखता है? बिहेवियर के बारे में क्या देखता है? अब सिचुएशन जो है वो एक्सटर्नल में जाती है, ठीक है। इंटरनल तो वो देखता नहीं है, इंटरनल आपके इंटरनल फैक्टर्स हो गए, हिडन वो के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हुई है, नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं इसमें, तो एक्सटर्नल है हमारा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कैसे अराइज होती है? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपके लिए क्या करता है? कुछ एक्शंस लेता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। आप किसकी बात कर रहा है? देखो अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, अब आप बोलोगे एबिलिटी टू पास से, तो ये तो होता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको मेंशन कर दिया है कि ये जो हमारा एक्सपीरियंशियल है इसकी बात बतानी है हमें। तो मैनिपुलेट पीपल्स ओपिनियन ये भी नहीं करता एक्सपीरियंशियल। बेसिक्स एकेडमिक्स के लिए तो ऊपर हो जाता है सबसे पहले, नहीं ये भी नहीं होता। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव है ना, ये नाम है, तो ये होगा इसका आंसर। नाउ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू रेफर्स टू। अब आईक्यू क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईक्यू हमारा क्या होता है? आईक्यू में अगर हम लिखें, अब हम ऐसे लिखते हैं क्या? CA अपॉन MA इंटू 100? नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाता है। हमेशा पहले मेंटल एज आएगी आपकी, तो MA अपॉन CA इंटू 100 ऐसे होता है हमारा। तो इसमें तो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय बोल दिया है। नहीं, मेंटल एज मल्टीप्लाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ DES refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation using multiple methods in terms of certain standard of comparisons। जब certain standard of comparisons बोल दिया है ना, तो एक्चुअलाइजेशन तो क्या है? इसका पार्ट है ही नहीं, है ना। एट्रीब्यूट अचीवमेंट भी नहीं है, कुछ एट्रीब्यूट को हम अचीव भी नहीं कर रहे, एनालिसिस भी नहीं कर रहे, बट हाँ हम असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट हम कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन से ही करते हैं ना। जैसे क्लास में फर्स्ट आया तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, लाइक 24 आए 25 में से, सो ये क्या हो गया? उसका 23 आया, तो ये फर्स्ट कैसे आया? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड कंपैरिजन क्या आया हमारा? 24, क्योंकि 24 से ऊपर कोई है ही नहीं,
ऐसे। नाउ dash is the exceptional general ability shown in superior performances in a wide variety of areas। एक्सेप्शनल की बात कर रहा है, देखो ये कीवर्ड है हमारा, एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। नाउ टैलेंट में तो ये बात होती नहीं है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही अलग है, क्रिएटिविटी में भी ये होता नहीं है, हाँ लेकिन गिफ्टेडनेस में ये होता है। क्यों? जनरल एबिलिटी एक्सेप्शनल है वो, क्रिएटिविटी एक्सेप्शनल कहीं पे नहीं है कि क्रिएटिविटी एक्सेप्शनल है, नहीं। नाउ 9 क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज जनरली एग्रेसिव, ठीक है, पर्सन है जनरली एग्रेसिव है, मे बिहेव इन अ सबमिसिव मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर बॉस। दिस इज नोन एज सिचुएशनिज्म, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि उसको अपने बॉस को देख के वो सबमिसिव हो जाता है और मेनली वो एग्रेसिव होता है। तो हावर्ड गार्टनर हैज प्रपोज्ड मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो कि किसके अलावा हावर्ड गार्डनर ने बात की है, तो लिंग्विस्टिक की तो उन्होंने बात की है, इंटरपर्सनल की भी उन्होंने बात की है, इंट्रापर्सनल की भी उन्होंने बात की है, बट उन्होंने कहीं पे भी क्रिएटिव की बात नहीं करी है ना? सो आंसर इज योर क्रिएटिव। Now, next question is Vikas lags behind his peers in language and motor skills. Okay, he is trained in self-care as well as in simple social and communication skills. He also needs little supervision in everyday tasks. So he is likely to be at the dash level of intellectual disability. Now देखो क्या बोल रहे हैं, लैग कर रहा है, वो किसमें लैग कर रहा है? लैंग्वेज में, मोटर स्किल्स के अंदर, ठीक है, और उसको ही इज ट्रेन्ड सेल्फ केयर, सेल्फ केयर में आप उसको ट्रेन कर सकते हो। तो यहाँ से देखो एज वेल एज इन सिंपल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो नाउ अगर ये प्रोफाउंड होता तो प्रोफाउंड तो बेड रिडन हो जाता है, सीवियर भी होता है जो कुछ अपना काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये मॉडरेट और माइल्ड में क्या फर्क है, देखो ही ऑल्सो नीड लिटिल सुपरविजन इन एवरीडे टास्क, ही इज लाइकली टू बी। नाउ इसीलिए क्या होगा आपका, माइल्ड है, उसको मॉडरेट होती तो भी वो क्या होता, लिटिल से ज्यादा सुपरविजन होता, लिटिल से ज्यादा सुपरविजन होता तो मॉडरेट होता, माइल्ड मतलब हल्का सा है उसको, तो हल्का सा, हल्के से में ही आपको थोड़ी सी सुपरविजन करनी पड़ती है, रेस्ट ऑफ द थिंग द चाइल्ड इज एबल टू डू। Now, Abdul realizes that intelligence tests are several types. Which of the following is or are correct explanation of the types of tests that he can use to assess intelligence? ठीक है, अब इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। नाउ फर्स्ट चीज को हम पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर दे कैन बी यूज कैटेगराइज आई द कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड, ठीक है, ये तो हमने कुछ कुछ पढ़ा है ऐसे चैप्टर में, है ना। Now, they can also be classified either verbal and performance test on the basis of nature of the test used. Very good. ये तो सही, ये तो कुछ कुछ सही लग रहा है। Depending upon the extent to which individual test favors one culture over another, it can be judged as either individual or a group test. हाँ, ये बात भी ठीक है। Abdul can choose the test depending upon the purpose. This can be individual, group, verbal, non-verbal performance test. तो देखो अगर आप ये सारे पॉइंट पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर में सारे पॉइंट्स बोले गए हैं। नाउ अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे सिर्फ 2 पॉइंट्स है जो हम इसमें से लेंगे। नाउ क्या कर रहा है, अब्दुल ने रियलाइज किया है दैट इंटेलिजेंस टेस्ट आर ऑफ सेवरल टाइप्स, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट ही कैन यूज टू असेस ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हम यूज करते हैं वो हम किसके बेस पे करते हैं, पर्पस क्या है हमारा, ठीक है। अब इस पे कहीं पे भी ये कल्चर फेयर कल्चर बायस्ड की तो कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। उसको पता है कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसमें से पूछ रहे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसको उसको देखना है कि वो कौन-सा इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकता है। तो ये उसको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो आइदर वर्बल होगा, परफॉर्मेंस होगा, नेचर ऑफ द टेस्ट आइटम के बेस पे, है ना? थर्ड क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू व्हिच एन इंटेलिजेंस टेस्ट फेवर्स वन कल्चर ओवर अनदर, इट कैन बी जज्ड एज़ आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, है ना? ये बात बोल रहा है। लेकिन ये हमारे हमारे इस क्वेश्चन के साथ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अब्दुल कैन चूज़ नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है इंटेलिजेंस को मेजर करने का, या फिर कोई और उसका पर्पस जो हो सकता है। तो दिस कैन बी आइदर इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स ये जो अलग-अलग करके दिए थे, इसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। नाउ एंजल इज हाई इन द एबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली। नाउ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं कि क्रिटिकली एनालिटिकली, देयरफॉर शी परफॉर्म्स वेल इन एकेडमिक्स, शी इज मोस्ट लाइकली टू पॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, और पॉजेस द फॉलोइंग, कौन सी वो पॉजेस करती होगी, ठीक है। नाउ अगर आपको देखेंगे कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी बात करती है, ये करती है हमारी स्टर्नबर्ग की थ्योरी, है ना। स्टर्नबर्ग की थ्योरी यही तो बात करती है। हम्म, तो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस दैट इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये तो नहीं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस व्हिच हैज 3 कंपोनेंट्स ईच सर्विंग डिफरेंट फंक्शंस, हाँ। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ये बात तो सही है यार। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, नहीं उसमें नहीं होता है। मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट व्हिच इन्वॉल्व्स प्लानिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हाँ ये है, ये है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट व्हिच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग द थिंग्स, हाँ ये भी है।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हुआ, क्योंकि उन्हीं के ये सारे जो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल है ये इनके साथ हमारे मैच होते हैं। Now Jessalyn is high on critical thinking and manipulates symbols. Now remember symbols को वो manipulate कर पा रही है to solve numerical problems. She is also high on ability to understand one's own feelings, motives and desires. Which of the following intelligence are displayed by Jessalyn? ठीक है, स्पेशल में तो हम 3D फिगर्स वगैरह की बात करते हैं, है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल में न्यूमेरिकल्स की जो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वो मैनिपुलेट कर सकती है। इंटरपर्सनल में हम किसी और के मोटिव्स की बात करते हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं, स्पेशल भी नहीं होगा। अब इन्होंने क्या बोला, वंस ऑन फीलिंग्स, तो वंस ऑन फीलिंग्स तो इंट्रा में आती है हमारी, तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो गए? सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि न्यूमेरिकली मैनिपुलेट कर पा रही है तो लॉजिकल हो गया, और अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही है तो इंट्रा हो गया, तो सेकंड एंड फोर्थ। Now Rita is a student who is just average in her studies and has not achieved high grades consistently. Now she prefers to learn her own. She improves new ways, helping her mother at home, and comes up with the new ways of doing her homework and assignments. According to the teachers, students who have combination of high ability, high creativity, and high commitment are said to be gifted. Based on the above case, Rita can best be described as gifted children, an academically intelligent student, a below average student. तो देखो क्या बोल रहा है, who is just average in her studies, has not achieved high grades, ठीक है। तो गिफ्टेड का तो ये ऑप्शन हट गया पहली लाइन से, नॉट अचीव्ड हाई ग्रेड से, ठीक है। और कंसिस्टेंटली आ गया, शी प्रीफर्स टू लर्न हर ओन, शी इम्प्रूव्स न्यू वेज, improvises sorry new ways of helping her mother at work and comes up with new ways of doing her homework and assignment. academic intelligent तो ये है ही नहीं, और अगर वो न्यू तरीके से आ रही है वेज ऑफ डूइंग हर वर्क एंड असाइनमेंट्स, तो वो बिलो एवरेज भी नहीं है। इसका मतलब वो क्या हुई, वो हुई हमारी क्रिएटिव इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो सारी चीजें बोली है इन्होंने, ये किसके हैं? क्रिएटिव के एग्जांपल्स हैं, है ना। गिफ्टेड में भी ये सारी चीजें आती है, लेकिन ऊपर फिर सुपीरियर लिखा होता। नाउ असर्शन रीजनिंग देखते हैं हम। देयर मे बी मेनी, जस्ट अ सेकंड, yes, there may be many people who are academically talented but are unsuccessful in their own lives. Okay, reason is the source of their difficulty is lack of emotional intelligence. Now assertion reasoning के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो assertion reasoning में क्या करते हैं, पहले रीजन पढ़ते हैं हमेशा, देन हम वाई करते हैं, और देन हम किस पे जाते हैं, हमारे assertion पे जाते हैं। तो नाउ अब इसको जैसे मैंने बोला है एक बार वैसे पढ़ के देखते हैं। द सोर्स ऑफ देयर डिफिकल्टी इज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपको डिफिकल्टी होगी। देयर में बी मेनी पीपल हु आर एकेडमिकली टैलेंटेड बट आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यस, तो अगर आप देखो तो ये वाई हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतनी डिफिकल्टी है तो वो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो क्योंकि वो एकेडमिकली तो टैलेंटेड है, बट लेकिन जब उनके बात उनके इमोशंस की आती है तो वहां पे वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ट्रू, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप नेक्स्ट टाइम असर्शन रीजनिंग सॉल्व करेंगे ऐसे करेंगे, पहले आप रीजन पढ़ेंगे, देन वाई, देन आप इस पे जाएंगे, इसके असर्शन पे। नाउ सेकंड देखते हैं। Past processes operate on knowledge-based development either formally through reading, writing, and experience and experimenting, or informally from the environment. The functioning of these processes are not interdependent on each other. Now ये statement पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं, the functioning of these three processes are not interdependent on each other. Okay. Now the past processes operate on a knowledge base developed either formally through reading or writing and experimenting, or informally from the environment. ये बात तो सही है, पास्ट मॉडल के बारे में जो बोल रहा है ये बात तो सही है, लेकिन आप पहली ही लाइन इसकी पढ़ोगे, आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। नहीं भाई, ये तो नहीं होता, तो ये तो मेरा गलती हो गया। असर्शन ठीक है मेरा, लेकिन अगर मैं रीजनिंग टू असर्शन जाती हूँ तो मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना एक दूसरे पे। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Now, Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations. Okay, and he gave the concept of intelligent quotient. Okay, so Binet one factor theory of intelligence was rather simple, as it arouses from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals. Now देखो, अगर आप समझो तो जो रीजनिंग है वो क्या बात कर रही है, वो बीने की थ्योरी की बात कर रही है, राइट, ये थ्योरी की बात कर रहा है। लेकिन ये जो बात कर रहा है ये आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, राइट। तो इन दोनों में कोई रिलेशन तो है नहीं है। अब देखते हैं कि अकेले अकेले में ये सही है या गलत है ना। ये टर्मन ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, एल्फर्ड बीने ने नहीं दिया है, तो ए हमारा फॉल्स हो गया है। तो A is false and R is true.
नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ ये जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ ये आप देखते जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो नाउ डिफाइन इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इसमें भी क्या करते हैं ना, अभी आपसे जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज है वो इस वे में पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि कौन सी साइकोमेट्रिक में आती है, कौन सी थ्योरीज, और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है। नाउ क्लासिफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू स्कोर्स। सो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें क्लासिफाई करेंगे उनको बेल शेप कर्व बना के, एंड देन आप ये बताएंगे उनको डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटेलिजेंस इज द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, एक्सप्लेन दिस थ्योरी। तो ये पास मॉडल की बात कर रहा है, इसको ऐसे भी पूछते हैं ये लोग। एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये देखने भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर नर्चर की थ्योरी की बात कर रहे हैं, ट्रायल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। देन ये क्या बोल रहा है, यू हैव असेस्ड 20 पेयर्स ऑफ क्लास फॉर मैथमेटिकल कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज। नाउ क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप यहाँ पे भी कर्व बना के बता सकते हैं। कल्चर फेयर और कल्चर बायस के बारे में बताना है, गार्डनर्स की इंटेलिजेंस थ्योरी बतानी है, और ये पिछले साल ये आया था, ये पीवाईक्यू है आपका, पिछले ही साल आया ये वाला क्वेश्चन, दूसरे तरीके से पूछा था, ये आप देख लेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, और उसके बाद दूसरा है आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ केस स्टडीज, ये हमारी केस स्टडीज है। सो केस स्टडीज को देखते हैं अभी हम, ठीक है, ये हमारी केस स्टडीज है। नाउ केस स्टडीज को देखते हैं अभी हम। तो इसमें हम ऐसे देखते हैं कि केस स्टडी क्या कह रही है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके केस स्टडीज को सॉल्व करने का जब रीडिंग कम्प्रीहेंशन होते हैं, केस स्टडीज होता है, सबसे पहली चीज है कि आप देखो कि क्वेश्चंस क्या क्या है इसके, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु कैन बी कंसीडर्ड एट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ओके, हमें सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन देखना है। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट दैट द सुपरवाइजर ऑफ मिस्टर अनुज लैक्स सम इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कुछ देखना है कि कौन मिस्टर अनुज है जो लैक कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, ये हमें देखना है। The ability to process emotional information accurately and efficiently is a characteristic of, तो ये देखना है। तो इतने क्वेश्चंस पढ़ के मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अब मैं आती हूँ अपने केस पे। नाउ मैं थोड़ा फास्ट इसको रीड करूंगी क्योंकि ये केस है। जब आप इस केस को पहले पढ़ेंगे, पहले आप इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन यू विल मूव टू द केस, ओके। और आप इसको धीरे से पढ़ेंगे, मैं इसलिए फास्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को time foundation है. So Mrs. Sunita is an employer leading MNC company in India. She has worked for past 15 years in the company. Many seniors from administrating, including the branch manager, know her as a devoted and a hardworking employee. A new supervisor, Mr. Anuj, joins the office and made in charge of the department wherein Sunita also works. Okay, so हमने ये नाम सुना था, अनुज का नाम हमने सुना था वहां पे. Now he is known for having temper issues and can be insensitive towards others. Okay, so at the workplace, Sunita is working on a certain project that has to be delivered in a time-bound manner. One day, she received a call from her home regarding ill health of her mother. She approached her, Mr. Anuj, asking for a leave. Mr. Anuj denied the request, citing urgency of work. Furthermore, he also told her that her work is substandard and need to be redone. Unless she does not complete the work, she will not be granted leave. Sunita, hearing this, cried in the office. On the same evening, during a tea break, the branch manager noted the body language of Sunita and asked if there is anything wrong. Since the branch manager had lost her mother last year due to ill health, he could relate to the emotions of Sunita. Finally, becoming aware of the whole incident, the branch manager allowed Sunita to go on the leave. तो अब इसमें हमने तीन कैरेक्टर्स देखे, ठीक है। सुनीता है, ब्रांच मैनेजर है, और कौन है, थर्ड कौन है, ये अनुज है। तो अगर ये तीन मैंने कैरेक्टर्स देखे और इनके मैंने नाम भी सुने थे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। नाउ आइडेंटिफाई द पर्सन हु कैन बी कंसीडर्ड एट इमोशनल इंटेलिजेंट। तो अगर आपको याद होगा, मिसेस सुनीता है, उनका तो कोई इमोशनल स्टेट के बारे में बताया नहीं है, उनकी मदर की इल हेल्थ के बारे में बोला है, तो नहीं पता ये तो। मिस्टर अनुज तो नहीं है क्योंकि उन्होंने सेंसिटिविटी को समझा नहीं, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नाउ द ब्रांच मैनेजर, तो इन्होंने साफ कहा है क्योंकि ब्रांच मैनेजर की पिछले साल ही मदर एक्सपायर हुए थे, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। वो सुनीता के इमोशंस की कहीं बात नहीं करी है इसमें, तो हम ये बोथ में नहीं जाएंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे जो हमारी केस स्टडी में गया है उसके साथ। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट दैट द सुपरवाइजर मिस्टर अनुज लैक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं सारे पढ़ती हूँ। ही आल्सो टोल्ड हर दैट हर वर्क इज सब स्टैंडर्ड एंड नीड टू बी रीडन। यहाँ पे कहीं पे भी देखो ये बात नहीं हो रही कि इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है, नहीं, ये सिर्फ बता रहा है उसके वर्क एथिक्स के बारे में बात कर रहा है। द ब्रांच मैनेजर नोटेड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ सुनीता, आस्क्ड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। तो ये तो हमारे इस ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। मिस्टर अनुज डिनाइड द लीव रिक्वेस्ट साइटिंग अर्जेंसी ऑफ वर्क, तो यहाँ पे भी कुछ इमोशंस की बात हुई नहीं है बिल्कुल भी, है ना।
कहीं भी यहाँ पे इमोशंस की बात हुई नहीं है। ही नोज फॉर हैविंग टेम्पर इश्यूज एंड कैन बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप खुद के इमोशंस को भी समझो और आप दूसरों के इमोशंस को भी समझो। तो ये वर्ड हमें मिल गया जिससे हमें क्या पता चलता है कि ही लैक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे पहले एलिमिनेट कर रही हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि हम सबसे पहले एलिमिनेट करें क्वेश्चंस को, और सबसे पहले केस स्टडीज में क्वेश्चंस पढ़ना है, देन मूव टू द केस स्टडी सो दैट यू कैन हैव रफ आइडिया अबाउट द कैरेक्टर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। सेम क्वेश्चन है, वहां पे लैक्स था लेकिन देखो सेम ही क्वेश्चन टाइप हमसे पूछ लिया है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। द शॉर्ट टेम्पर इश्यूज एंड इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अदर, ये था, ये उसका मेन रीजन थे। द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि हाई आईक्यू में कहीं पे भी इमोशंस की बात नहीं आएगी, उनके प्रोसेसिंग की बात नहीं आएगी। हाई एप्टीट्यूड भी नहीं होगा, सोशल कॉम्पिटेंसी तो नहीं होगी। प्रोसेस की बात है ना, प्रोसेस कर पा रहा है, कौन प्रोसेस कर पाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। नाउ द सेकंड केस, फिर से हम सेकंड केस के पहले क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच इज बेस्ट एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस ऑफ ऑल थ्री स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। तो ये तो हम देख के पढ़ेंगे भाई, तीन स्टूडेंट से इतना हमें पता चल गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रूबी प्रोसेसेस। ओके, रूबी की देखेंगे फिर हम। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राधिकाज इंटेलिजेंस। ठीक है, राधिका भी है, रूबी भी है, दो कैरेक्टर मुझे पता चल गया। नाउ असर्शन, शंकर इज नॉट हाई इन कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंट, और रीजन क्या है? शंकर वॉज good at adapting well to the demands of new environment and modifying the situation to achieve success. Okay, तो अब हम ये जाएंगे इन दोनों के साथ, पहले हम रेड केस को रीड करते हैं, फिर देन विल कम टू दिस। नाउ which of the three students mentioned in the story who are more likely to become successful entrepreneur? Okay, देखेंगे कौन बनेगा। नाउ आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट रूबी इज हाई ऑन। ओके, देखेंगे हम। Yes. Now, the story of three students, Ruby, Radhika, and Shankar, was enrolled in an undergraduate psychology program in a university. So, Ruby was the admission officer. Okay. Ruby was the admission officer's dream, and she was selected for the program. She had perfect entrance test scores, outstanding grades, and excellent letter of recommendation. Okay, उसमें सारी characteristics है. But when it is a time for Ruby to start coming up for the ideas of her own, she disappointed her professors. उसमें अपने idea नहीं है, but academically well है वो, हाँ, जितना ऊपर हम पढ़ पा रहे हैं. On the other hand, Radhika did not meet the admission officer expectations. She had good grades, but low entrance exam scores. However, her letter of recommendation described her as a creative young woman. She could design and implement the research work with minimal guidance at a college. Very good, मतलब कुछ तो स्कोर कम है लेकिन क्रिएटिविटी है उसके अंदर. Now Shankar ranked somewhere in between the two students. He was satisfactory on almost every tradition measure of success, but rather than failing somewhere in middle of the class at college. At his class at college, Shankar proved to be an outstanding student. His strength lay in the ability to not only adapt well in the demands of his new environment, but also to modify the environment to suit his needs. ओके, ठीक है। सो अगर मैं इस केस से देखूं, सो रूबी क्या है? रूबी एकेडमिकली बहुत अच्छी है बट क्रिएटिविटी नहीं है ना। राधिका क्या है? राधिका ओके ओके है बट वो क्रिएटिविटी ज्यादा है उसके अंदर। फिर आए हमारे शंकर, शंकर में सारी चीजें ठीक ठीक है, वो अपनी डिमांड्स कर पा रहा है पूरे इन्वायरमेंट में। बट देखते हैं, नाउ आइडेंटिफाई द थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, ये ऐसी बात किसने की है? हमारे ट्रायर की वन फैक्टर थ्योरी तो ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी नहीं है, थर्स्टन की थ्योरी, उसमें तो वर्बल ये सब चीजें, ये तो कहीं बात नहीं हुई है। हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी नहीं है ये, है ना। ट्रायल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रूबी पॉजेस। रूबी के पास कौन सा है? रूबी, राधिका, ओके। सो फर्स्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल। ओके, लिंग्विस्टिक तो कोई है ही नहीं उसमें, तो ये तो हमारा ऐसे ही फिलर दिया है इन्होंने, से कट कर दो, ये किसी काम का नहीं है हमारा। नाउ प्रैक्टिकल है, उसके अंदर कंपोनेंशियल है, एक्सपीरियंशियल है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा कंपोनेंशियल है। ओके, then which of the following statement is not true about Radhika intelligence? So people high on quickly find which information is crucial in a given situation. Okay, it is also called experiential intelligence. Then it involves modifying the environment to suit the needs and it reflect creative performances. नहीं, ये ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी वो इससे हो रही थी मैच। नाउ शंकर इज नॉट हाई इन कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है, शंकर हाई था कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस में, है ना। कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो क्या कर रहा था? अडेप्ट कर पा रहा था। नाउ रीजन क्या है? शंकर वॉज गुड एट अडेप्टिंग वेल टू द डिमांड्स ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, हाँ ये तो बोला है। एंड मॉडिफाइंग द सिचुएशन टू अचीव सक्सेस, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। तो जब वो ये सारी चीजें कर पा रहा था तो वो कॉन्टेक्स्ट में हाई होगा। नॉट तो फिर इसमें नहीं होना चाहिए था, अगर इसमें ये नॉट नहीं होता तो ये दोनों आंसर करेक्ट होते, है ना। बट क्योंकि इसमें नॉट है ऊपर, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू होगा।
विच ऑफ द थ्री स्टूडेंट मेंशन इन अ स्टोरी हु आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, जो अपने आइडियाज कर सके, डिमांड सब कुछ फिलफिल कर सके, तो कौन होगा वो? शंकर है, क्योंकि वो फेल हुआ है फिर भी उसने चीजों को समझा है, अडेप्ट हो पा रहा है। एंटरप्रेन्योर के स्किल्स भी यही चाहिए होते हैं, तो ये होगा। आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स इंटेलिजेंस दैट रूबी इज हाई ऑन। तो किस क्या क्या होगा उसमें? ये होता है ना, नॉलेज एक्विजिशन होता है, मेटा होता है, परफॉर्मेंस होता है। देखो, नॉलेज एक्विजिशन होता है, मेटा होता है, क्रिएटिविटी नहीं होता है, तो पहला तो मेरा फिलर ही है, बंद हो गया, मतलब नहीं होगा। प्लानिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है, अडेप्टेबिलिटी नहीं, ये हमारी इसमें नहीं होती है, रूबी वाले में ये नहीं होगी। नॉलेज एक्विजिशन, मेटा, प्लानिंग नहीं होती, परफॉर्मेंस होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी, पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नारायण नायर इंटेलिजेंस कैन बी प्राइमरी स्टेटेड एज एबिलिटी टू, ये सारी चीज, ही हॉन्ट फाइनर सेंसिबिलिटीज regarding his identity and meaning to his existence. Expression through dance also enhances self awareness. The above statement reveal type of intelligence. Okay, तो ये जो सारी चीजें दी हैं, कहीं ना कहीं गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी लग रही है मुझे तो। कृष्णप्पा was performed of चौधिया's accomplishment at involving their violin. The above statement reflects, ये भी सारे उसी के ऑप्शंस हैं। The Chaudhya's mother motivated him as she was convinced with the scholar words. Thus, Chaudhya was trained under Bidarma Krishnappa. Considering these factors, he became successful violinist majorly because of. Okay. Then, in order to measure the Narayana, Nair, and Chaudhary intelligence, the test should focus on dash measuring. Okay. Test की बात कर रहे हैं. Both Narayana Nair and Chaudhary were successful in their fields as they were most likely to have. ओके, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं सक्सेसफुल, ये देखेंगे हम। ओके, तो नाउ केस पे चलते हैं वापस। इंडियन म्यूजिक एंड डांस आर एम्बेडेड विद इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर फ्रॉम the prehistoric period. Classical dance forms of modern India have originated from ancient dance disciplines. Narayanan Nair was a prominent 20th century Kathakali artist. His ability to improve on the stage by exhibiting realistic touches to facial expressions and hand gestures won him massive appreciation. He honed finer sensibilities regarding his identity and the meaning of his existence. Expression through dance also enhances self-awareness. Similarly, Trimukandulu Chodhwi played the four-stringed violin, and by 1927 he became extremely well-known violin accompanist. When Chodhvyas was a child, scholar asked him why he looked upset. He replied, "I feel like running away from music lessons." The scholar convinced Chodhya's mother to allow him to learn music and be trained under Vidar Krishnappas. In one of the vocal concerts of Krishnappa, Chaudhya accompanied him using his new seven-stringed violin. Krishnappa perceived that the sound emanating from the violin was louder than usual. In those days, there were no sound amplification technology. Listeners sitting in the back row of music halls found it difficult to hear the performance. Therefore, Chaudhya added three more strings to the violin to amplify the sound. Krishnappa was proud of Chaudhya's accomplishments at innovating the violin. Okay. सो नारायण नायर इंटेलिजेंस कैन बी प्राइमरी स्टेटेड एबिलिटी क्या थी, क्योंकि वो डांस में अच्छे थे, उन्होंने ऊपर बोला है ना, तो बॉडीली का एनेस्थेटिक। लैंग्वेज का होता, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटीज देखता, नेचुरलिस्टिक फ्लोरा एंड फोना की बात करता है, तो तीनों में से कोई नहीं है। ही ऑनर्ड फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग इन द आइडेंटिटी एंड मीनिंग ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। एक्सप्रेशन थ्रू डांस आल्सो एनहांस हिज पर्सनल अवेयरनेस। तो ये क्या है, सेल्फ, खुद को उन्होंने इनहांस किया है, तो इंट्रा पर्सनल होगा ना। इंटर में दूसरों का अगर बोलते, इंट्रा है, ये लिंग्विस्टिक नहीं होगा, बॉडीली का एनेस्थेटिक नहीं होगा, लॉजिकल मैथमेटिक नहीं होगा। Krishnappa was proud of Chodhya's accomplishment at innovating the violin. The above statement reflect Chodhya's creative abilities. क्योंकि उन्होंने सात थे तो पीछे आवाज नहीं जा रही थी, तो उन्होंने तीन और ऐड किया, तो उनकी क्रिएटिव एबिलिटी पता चली। अब क्या बोल रहे हैं, Chodhya's mother motivated him as she was convinced with the scholar words. Thus, Chodhya's was trained under Vidharma Krishnappa's. Considering these factors, he became a successful violinist and major because of nature nurture, है ना, क्योंकि नेचर नर्चर क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। तो इंटरेक्शन सिर्फ हेरिडिटी में तो नहीं फैक्टर था, सिर्फ इन्वायरमेंटल भी फैक्टर नहीं था, इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन भी नहीं था, क्योंकि कमी तो नहीं थी, तो क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन था नेचर नर्चर का, इसीलिए। Now, in order to measure Narayana Nair and Chaudhary intelligence, the test should focus on measuring multiple intelligence. क्योंकि डांस है, किसी का म्यूजिक है, कंपोनेंशियल नहीं होगा, सक्सेसिव प्लानिंग पास मॉडल है, वो कोई टेस्ट नहीं है ना, यूनिट और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, वो एक ही फैक्टर को देखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस को देखेंगे हम। बोथ नारायण नायर एंड चौधवा वर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स एज दे वर मोस्ट लाइकली हैव बोथ द एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द करियर दे परस्यूड। हाँ, तभी किया होगा उन्होंने। द एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर द करियर दे परस्यूड, सिर्फ एप्टीट्यूड से तो नहीं कर पाएगा कोई भी। हाँ, द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द करियर दे परस्यूड, सिर्फ इंटरेस्ट से भी नहीं होगा, एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। द नेसेसरी पैशन फॉर द करियर दे परस्यूड, नेसेसरी पैशन क्या होता है, कुछ भी नहीं है।
एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द लास्ट केस स्टडी एंड दिस केस स्टडी यू विल डू। ओके, सो नाउ अब हम इसको देखते हैं। नाउ पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग करेंगे, मैं क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी। Now identify the approach on which the Binet Simon intelligence scale is based, discuss the features। तो ये बताना है हमें। Okay, now Binet quickly realized that the some children were able to answer more advanced questions than older children were generally able to answer and vice versa। Why do individual differ in intelligence? Using examples give reasons for your answer। Okay, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं टेस्टिंग की बात हो रही है इस केस स्टडी में। Now ये मैं आपके लिए मैं खोल देती हूँ ताकि आप करके इसको आंसर्स देंगे। In 1905, Alfred Binet was requested by the French government to devise the method by which students who experienced difficulty in schools could be identified। Binet and his colleagues, Theodore Simon, began developing questions that focused on areas not explicitly taught in school those days, such as memory, attention skills related to the problem solving। Using these questions, Binet determined which were the ones that served the best predictor of school success। Binet quickly realized that some children were able to answer more advanced questions than older children were generally able to answer and vice versa। Based on his observation, Binet suggested the concept of mental age or a measure of intelligence based on the average abilities of children of a certain age group। So this first intelligence test is referred as Binet-Simon scale। He instituted that the intelligence is influenced by many factors, it changes over time and it can only be compared in children with similar backgrounds। Okay, now you will do this and then we will discuss about it। Now थैंक यू एवरीवन। सो ये आज हम चैप्टर 1 लेके आए थे, ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे। और अगर आपको हमारे साथ इस सीरीज में पार्टिसिपेट करना है और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो सेकंड मैंने क्वेश्चंस केस जो लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट जरूर कीजिए आपको क्या चीज इसमें समझ आई है, इस पूरे प्रेजेंटेशन में क्या चीज नहीं समझ में आई है, कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट है। सो विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड please subscribe our channel and update all the things that will come to you through telegram। and also आप जो भी हम सीरीज लेके आएंगे वो सारी सीरीज आपको देखनी है। ये डेफिनेटली इनमें से कुछ क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट पे आपको पेपर में देखने मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।